हे हाय दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अ वेरी 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 स्पेशल क्लास ऑफ ब्रह्मास्त्र। आपके ब्रह्मास्त्र का एक और जबरदस्त सेशन आपके बीच में है और मैं आप सभी लोगों के बीच में आ गया हूं एक जबरदस्त डिस्कशन करने के लिए, जहां पर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। और आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी पर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने के लिए। तो सब लोग जो भी लोग इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, थोड़ा आपको आज अगर आप लाइव देख रहे हैं, प्रीमियर देख रहे हैं, तो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है और प्रीमियर आ रही है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे तुरंत से और वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए, क्वेश्चंस जितने भी आपके सामने में आएंगे आपको एक्सप्लेनेशन करना है और पूरे शिद्दत से करना है। हर एक क्वेश्चन पर आपको एक्सप्लेनेशन करना है और मैं जो भी लोग प्रीमियर करेंगे मैं उनके एक्सप्लेनेशंस देखूंगा। और आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन रह भी जाती है तो आपको पूरे तरीके से एक एक चीजें बाद में भी हम इसको देखेंगे और आप पूरी मतलब उस क्वेश्चन से संबंधित जितनी नॉलेज है सब कुछ आप करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं पहले आपको दे देता हूं। आप सभी लोग मेरे अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस कर सकते हैं और ये जो है आपको उसके लिए आपको दीपक हिमांशु प्रोफाइल को फॉलो कर लेना चाहिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कुछ अनलॉक कोड मांगता है तो आप DH लाइव लगा दीजिएगा और उसके बाद आपको लगातार मेरी सारी स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों, आप सभी लोग अनअकैडमी पर अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान में जा सकते हैं। अगर आप सीटेड सब्सक्रिप्शन प्लान में अनअकैडमी में जाते हैं तो आपके पास DH लाइव रेफरल कोड रहता है। तो इस रेफरल कोड में क्या होगा कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 6 मंथ 1 ईयर का अगर सीटेड का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो ये प्राइस है और डिस्काउंट के बाद आपको ये प्राइस यहाँ पे मिल जाएगी। तो काफी मिनिमम आपको यहाँ पे प्राइस हो जाता है। उसके बाद आपको इसके अंतर्गत लगातार बैचेज आते रहती है। अच्छा, एक और चीज नया अनअकैडमी में स्टार्ट किया गया है कि आप लोगों को यहाँ पर जो बैचेज आती है ना, वो अब एडुकेटर के सेपरेट बैच भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पर अल्टीमेट बैच बताई, तो ये 18 अप्रैल से शुरू हुई। इसके बाद हर एडुकेटर्स जितने भी हैं उनके जैसा कि आप लोगों ने रिक्वायरमेंट बताया होगा या जैसी आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट होगी, उससे उस पार्टिकुलर एडुकेटर की अलग से सेपरेट बैच आ रही है। जैसे कि मेरी अभी रिसेंटली 2 बैच लॉन्च हुई है। एक बैच लॉन्च हुई है जिसको कि हम लोग कंप्लीट पेडागोजी बैच का नाम दिए हैं, अचीवर बैच ऑन कंप्लीट पेडागोजी, जो 7:45 AM पे चलती है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। एक्सक्यूज मी। और दूसरा हमारा जो बैच है वो अभी लॉन्च हुआ है, जो आज जिसका पहला यानी कि 2 मई को पहला क्लास था, मार्क बूस्टर बैच ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये जो बैच है ये बेसिकली बेसिक कंसेप्ट से उठा के प्रो तक ले जाने के लिए है। ये भी 7:45 AM को है, मंडे वेंसडे फ्राइडे। तो ये 2 मेरी नई बैच हुई है जिसमें 7:45 AM टू 8:45 AM डेली आपका हो जाएगा। एक बैच मंडे वेंसडे फ्राइडे, एक ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। आप लोग जाके इनरोल कर लीजिए और क्लासेस ज्वाइन करिए। तो अब आपको मतलब डिपेंड ऑन द एडुकेटर को भी ये फ्रीडम है। एडुकेटर भी अपने हिसाब से बैचेस लॉन्च कर रहे हैं जिससे कि आपको स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से क्लियर हो रहा है। तो सबकी आपको अनलिमिटेड एक्सेस है। सेम आपको D++ कैटेगरी का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ के पैकेज में आपको ये सब्सक्रिप्शन आता है। DH लाइव रेफरल कोड है और उसके बाद आपको डिस्काउंट भयंकर हो जाता है। इसके अंदर भी लगातार बैचेज हैं और एडुकेटेड के सेपरेट कोर्सेज भी यहाँ पर भी हैं। तो सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक बार आप क्वेश्चन में एंट्री करेंगे उसके बाद हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही शिद्दत के साथ, जैसा मैंने बोला, एक्सप्लेनेशन आपको करना है। एवरीबॉडी, सब लोग राइट, पूरी तरीके से वीडियो को अपने हिसाब से जो है एकदम ऐसे जगह पे बैठ जाएंगे जहां पर कि आप एक एक चीजों को ध्यान से देख पाए। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको प्रॉपर समय मिलेगा और उस समय का यूटिलाइज करके आपको यहां पे कार्य करना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। सब लोग क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, आंसर करिए। जब भी आप देख रहे हैं, जैसे कि अगर आप प्रीमियर नहीं भी देख रहे हैं, बाद में भी देख रहे हैं, तो आप कमेंट में एक्सप्लेनेशन करिए, सिर्फ और सिर्फ आंसर नहीं। क्योंकि आप जब देखेंगे, मतलब कहते हैं ना कि अपने लिए आपको देखना है ना,
दिखाने के लिए नहीं देखना है, तो आप अपने पढ़ने के लिए तभी मान के चलिए कि लाइव चल रहा है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एवरीबडी। तो प्रश्न क्या है कि औसत समूह से जो मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में जो व्यक्तिगत अंतर है उसको व्यक्तिगत भेद कहते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? एवरीबडी प्लीज कंफर्म। तो औसत समूह से पहली बात तो एक एवरेज समूह है ना, उससे ये आपको क्लू मिलना चाहिए इस जगह से जहां पर कि औसत समूह वर्ड लिखा रहेगा तो फिर कौन सा आंसर होगा। तो औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में जो व्यक्तिगत अंतर है उसको व्यक्तिगत भेद कहते हैं। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिन लोगों ने आंसर दिया है बी उनका है करेक्ट। जेम्स ड्रेबर इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्यों का तो बात नहीं है, लेकिन यहां पर ये मतलब ये वर्ड जो है ना ये आपको याद रखना है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो जेम्स ड्रेबर करेक्ट आंसर होगा, और जेम्स ड्रेबर ने औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में जो समूह के सदस्य के रूप में जो दो व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस होती है तो वो एवरेज से कंपेयर किया जाता है। तो ये जो एवरेज वाला वर्ड है ये आपको जेम्स ड्रेबर के स्टेटमेंट में ही आता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर बच्चे अपनी समझ से आंसर करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको क्या प्रश्न है कि अधिगम अक्षमता से बालक को कैसे बचाया जा सकता है? आप समझ रहे हैं? कैसे बचाव किया जा सकता है अधिगम अक्षमता वाले बालक को? सब लोग आंसर देंगे। देखिए, जन्म के समय यह सुनिश्चित करना कि बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो निश्चित रूप से पहली बात तो आप जानिए कि बच्चे की अधिगम अक्षमता किस किस चीजों पर निर्भर करती है। जन्म के पहले की चीजें पर भी और जन्म के बादों की चीजों पर भी, दोनों ही चीजों पर निर्भर करती है पहली बात तो जन्म के समय यह अगर हम सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से अगर उन चीज़ों की कोई कमी है पूरी की जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ठीक होते जाएगा। ये सही बात है। गर्भावस्था में माँ को कोई भी ऐसी गतिविधि से बचाना चाहिए जिससे उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि आपको पता है ना ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ आपको सांस लेने के लिए जरूरी नहीं है, आपके पूरे बॉडी को एक्टिव रखने के लिए जरूरी है, हर क्रिया को करने के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो इंसान खत्म हो जाएगा। तो वो हर चीज, माइंड से लेके शरीर से लेके बुद्धि दिमाग हर चीज पे वो चीजें हैं। तो ये भी सही है। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक दवाओं का सेवन करने से महिलाओं को रोका जा सकता है। हाँ, इससे भी आपको पता है ज्यादा दवा खाने से आपका माइंड जो है धीरे धीरे मतलब कमजोर होता जाता है, तो उससे बच्चों को रोका जा सकता है कि ज्यादा दवा ना खाएं, मतलब माँ को रोका जा सकता है जिससे कि बच्चे को ज्यादा बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे? उपरोक्त सभी।
डी इज द करेक्ट आंसर। सब लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन। आप समझिए मेरी बात को, मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके खुद के इंप्रूवमेंट के लिए बोल रहा हूं। कि आप अगर बाद में भी वीडियो देख रहे हैं, बस कमेंट है आपके सामने तो कमेंट में एक्सप्लेन करिए आपके खुद के ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि आप आए हैं टाइम दे रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करिए, यूटिलाइज करिए अच्छे से, ताकि आपको पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से चीज़ों के नॉलेज हो जाए। मैं अलग अलग टॉपिक के जो भी बेस्ट क्वेश्चंस वो लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है और इंडिविजुअल डिफरेंस का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये, सॉरी आप लोग के जनरेशन में वायरल वायरल है, वायरल स्टेटमेंट। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। आप में से जो लोग थ्योरी क्लास करते होंगे आपको याद होगा, मैंने इसमें भी आपको पढ़ाया है। मापन किया जाने वाला मतलब जो चीजें आपको मेजर की जा सकती हैं, मेजरेबल, जिसको माप सकते हैं, तो मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। मतलब अगर हम आप में कोई चीज माप सकते हैं, सिंपल समझिए, आपके अंदर कोई चीज अगर हम मेजर कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि रियल में आपके अंदर वो डिफरेंस है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप बचपन में बनाते थे, दो पिक्चर्स होते थे, इस पिक्चर और इस पिक्चर में अंतर खोजिए। जहां पे आपको अंतर नहीं लग रहा है मतलब अंतर नहीं है, लेकिन कहीं पर अगर अंतर है, मान लीजिए कि ये लोगो बना हुआ है, यहाँ पर ये लोगो है, अब यहाँ बड़ा है और किसी टी शर्ट पे थोड़ा सा छोटा है या किसी तरफ पे और बड़ा है, तो डिफरेंस आपको पता चल। लेकिन जहां पे एग्जैक्ट सेम रहेगा तो वहां पर आपको लोगों में डिफरेंस पता नहीं चलेगा, सेम रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कहने का मतलब हुआ कि अगर आप किसी चीज को माप सकते हैं डिफरेंस को, इसका मतलब कि डिफरेंस है। नहीं माप सकते हैं, अब मान लीजिए मैं आपको ये टी शर्ट पढ़ाता हूँ और भी टीचर पढ़ाते होंगे ये टी शर्ट पहन के, तो सेम साइज का लोगो होगा, तो वो डिफरेंस आप टी शर्ट में नहीं माप सकते हैं। दोनों टी शर्ट में क्या डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं। तो जहां पर माप सकते हैं वही बेसिकली डिफरेंस है, जो नहीं माप सकते हैं वो डिफरेंस है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो इसलिए बोलते हैं कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। और यह कथन स्किनर के द्वारा कहा गया बहुत वायरल स्टेटमेंट है। एवरीबॉडी, जो लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप एक बार उस क्वेश्चन को जो है उस स्टेटमेंट को पूरा लिखिए कमेंट में और बोलिए उसको 2 बार 3 बार बोलिए। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू स्किनर मापन किया, ऐसे तो बोलने से याद होगी और लिखने से भी याद होगी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, रीड इट केयरफुली। सब लोग आंसर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे।
सब लोग बताएंगे। यह मूल्यांकन कभी कभी लंबी अवधि में होता है। देखिए, यह मूल्यांकन कभी कभी लंबी अवधि में होता है। इस मूल्यांकन के उपकरण परियोजना, लिखित कार्य, परीक्षण आदि हैं। इस मूल्यांकन में शिक्षार्थी के लिए प्रतिक्रिया अधिक औपचारिक होती है और यह भी शिक्षार्थी के लिए प्रतिक्रिया समझने और कार्य करने के बाद अपने समाज को फिर से प्रदर्शित करने का अवसर देता है। यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? पोर्टफोलियो है। जिन लोगों ने पोर्टफोलियो दिया करेक्ट आंसर है, और मेरी बात को भी समझिएगा जो पोर्टफोलियो करेक्ट है। देखिए, पोर्टफोलियो होता क्या है? हमारा आपका जितना भी चीज है जिससे कि हमारे बारे में पता चले वो रखा जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हर क्षेत्र का पोर्टफोलियो होता है। अगर कोई मॉडलिंग करने जाता है तो वो अपना पोर्टफोलियो बताता है, मतलब उस चीज से जुड़ी हुई जो चीजें चाहिए उसके बारे में उनको डेटा देता है। जैसे कि फोटोज वगैरह पोर्टफोलियो में आते हैं उन लोगों के लिए। अब बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए क्या पोर्टफोलियो होता है? हर वो चीज जो बचपन से आपको कराया जाता है। जैसे कई बार कोई परियोजना करने के लिए बोला गया था, कोई भ्रमण करने गए, वहां पे नोट्स बनाने के लिए बोला गया था, आपने कुछ मॉडल बनाया, वो तो जितनी भी चीजें, आपका मार्कशीट है, आपका किया गया काम है, आपका प्रैक्टिकल है, आपका कुछ लगाया गया पेड़ है, कुछ भी चीजें जिससे आपके बारे में पता चले और आपको वहां से आगे आप बढ़े कि नहीं। मान लीजिए आज से 3 साल पहले एक किसी क्लास में आपने कोई काम किया, आज भी उसी लेवल का काम कर रहे हैं, तो उस पोर्टफोलियो से पता चल जाएगा कि ये एक्सपर्टीज तो उसको उस टाइम भी था। तो इंप्रूव क्या हुआ? कुछ नहीं। तो वो चीज यहां पर पता चल पाएगा और उसको हम फिर से और बेटर करने पर लग जाएंगे। तो वही यहां पर आपको लिखा गया है कि विभिन्न प्रकार की चीजें, परियोजना है, लिखित कार्य है, ये प्रतिक्रिया अधिक औपचारिक होती है क्योंकि ये सारी चीजें रिकॉर्ड रहता है और उसके बाद फिर से अवसर प्रदान कर देता है कि भाई इसको तुम इंप्लीमेंट करो। तो यही आपका पोर्टफोलियो है। वीवीआईपी क्वेश्चन इसको हम लोग बोलते हैं, राइट? वीवीआईपी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे सब लोग। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। ध्यान से पढ़िए। Everybody read the question and answer carefully. तो चिंतन जो है हमारा वो मानसिक क्रियाओं का भावात्मक लक्ष्य, मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित मानसिक क्रिया है। छात्रों में गहन चिंतन विकसित करने की क्या विधियां हैं? गहन चिंतन समझते हैं आप लोग? क्रिटिकल थिंकिंग। अगर हम बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना चाहते हैं तो एक शिक्षक को
तर्क पर आधारित विधियों के बजाय शिक्षण पद्धति पर ध्यान देना चाहिए? तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो भी तर्क पर आधारित विधियों पर है कि ये विधि लगा दें, वो विधि लगा दें, उसके बजाय उससे रिलेटेड शिक्षण पद्धति पे ध्यान देना चाहिए कि कोई मेथड दे दे। उससे अच्छा है कि हम अपने पढ़ाने में उस चीजों को इंप्लीमेंट करें, राइट। तो शिक्षण पद्धति को इंप्रूव करना हमेशा बेटर होता है। एक शिक्षक को अपने स्वयं के समाधान, अभ्यास और विकास के लिए छात्र को कच्चा डेटा प्रदान करना चाहिए, रॉ मटेरियल। अब देखिए, आपको अगर मैं हर चीज बनाया दे दूंगा, जैसे अब मैं बोल दूंगा भाई ये क्वेश्चन का आंसर है, ये है, वो है, सब रखो, तो आपके अंदर कम डेवलप होगा। लेकिन अगर आपको मैं दे के अभी मैं उधर चला गया, पहले बोला कि आप एक्सप्लेन करो, मतलब ये कच्चा डेटा आपको दे दिया, आंसर मैं बाद में बताया, एक्सप्लेनेशन बाद में बताया, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपका दिमाग ज्यादा चला। पहले ही मैं आने के साथ बोल देता कि इसका जो है डी आंसर है और जो है ये है, तो फिर आपका दिमाग नहीं चलता। तो बच्चे को पहले हर चीज में रॉ मटेरियल देना चाहिए, बच्चा खुद दिमाग लगाए, बाद में आप उनको आके बताइए। शिक्षक को शिक्षार्थियों के बीच सही दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए। बिल्कुल, आप जानते हैं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हर चीज आपको किसी न किसी एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाया जाए, तो एग्जाम्पल्स विकसित करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। ओके, राइट एवरीबॉडी, क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सब लोग। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को सब लोग। अ पर्सन कीप्स लर्निंग, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ न कुछ सीखता रहता है। हम सब लोग सीखते हैं। व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ न कुछ सीखता है, चाहे वह शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो या किशोरावस्था में। हर समय, हर पल वह किसी न किसी रूप में सीखता है। तो सीखने की विशेषता क्या नहीं है? सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्रकट नहीं होता है। क्या सीखने का संबंध अनुभव से नहीं है? जो व्यक्ति जितना अनुभवी होगा वो उतना अच्छा से सीख पाएगा चीजों को, यस या नो? बिल्कुल सीख पाएगा। अच्छा, जो इंसान जितना कम अनुभवी होगा वह उतना कम अच्छे से चीजों को सीख पाएगा। तो अनुभव तो इंपॉर्टेंट है, राइट। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे आपको गलत लिखा हुआ है, नहीं पूछा है तो यही पॉइंट गलत होना चाहिए। आगे भी देखते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है।
समायोजन आपने प्याजे में पढ़ा होगा। तो वो जो हम सामंजस्य करते हैं, वो समायोजन करते हैं, तो उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है ये लर्निंग है। क्योंकि अगर आपके अंदर लर्निंग होती है तो आपके अंदर समायोजन होना चाहिए, आप चीजों से एडजस्ट करना चाहिए। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते तो इसका मतलब आप समायोजन नहीं कर पा रहे। उसी प्रकार से देखिए तो सही है। तो सीखना ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक, क्रियात्मक होता है ना। ये कॉग्निटिव, फंक्शनल इत्यादि सब कुछ होता है। बिल्कुल सही बात, निरंतर चलता है, बिल्कुल सही बात है। ये तो तीनों बहुत अच्छी बात है। ए सिर्फ आपको गलत लिखा हुआ है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमको नॉट पूछा है, नेगेटिव पूछा है, तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सब लोग आंसर दीजिए देख के, और सही आंसर देने की कोशिश करिए। तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वेश्चन स्टार्ट ही ऐसे होता है कि इसमें छात्र स्वयं नियम नहीं बनाते, बल्कि शिक्षक उन्हें पहले बने नियमों, उदाहरणों, प्रयोगों और अनुभवों आदि से अवगत कराते हैं, और उन्हें कुछ प्रश्नों के हल करके दिखा दिया जाता है। छात्र स्वयं नियम नहीं बनाते, बल्कि शिक्षक उन्हें पहले से ही जो नियम बने हुए हैं, जो उदाहरण बने हुए हैं और जो आपके प्रयोग हैं, उसके अनुभवों से अवगत कराते हैं और कुछ प्रश्नों को हल करके दिखाते हैं। तो यह कौन सी विधि है, सब लोग बताइए। क्या यहां पर पहले एग्जाम्पल्स है? क्या यहां पर पहले उदाहरण है? नहीं, यहां पर पहले क्या है? यहां पर पहले नियम है। देखिए, आपको दो टर्म होता है, एक होता है आपको उदाहरण से नियम, दूसरा होता है नियम से उदाहरण। तो उदाहरण में हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, बच्चे को अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, अलग अलग अनुभव दिखाते हैं, फिर वहां से बोलते हैं कि यहां से क्या लगता है, क्या नियम होगा। तो वो एग्जाम्पल टू रूल कहलाता है, जो आपका हो जाता है आगमन विधि, राइट, इंडक्टिव मेथड। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, नहीं, पहले हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ये रूल है, अब उस रूल से हम निकालते हैं कि इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। तो ये हमारा कौन सा विधि है? निगमन विधि। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीवीआईपी प्रश्न, कि जो नियम की बात करते हैं तो पहले नियम होता है और उसके बाद उदाहरण होता है, तो यह हमारा निगमन विधि है। और पहले अगर हमारा उदाहरण हो जाता है, बाद में नियम होता है, तो वह आगमन विधि, राइट। नेक्स्ट, एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे सब लोग अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिए। प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में पंचायती राज संस्था, ये सब आप अपने बीएड इत्यादि में पढ़े हुए होंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में पंचायती राज संस्था, स्कूल प्रबंधन समिति, ग्रामीण वो शहरी गंदी बस्ती स्तरीय शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संगठन, माता शिक्षक संगठन और अन्य जमीन से जुड़े जितने भी संस्थाएं उसको प्रभावी रूप से शामिल करने का जो प्रयास किया गया है, ये बेसिकली आपके सब पढ़े सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान में किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान जिसका कि लोगो था सब पढ़े सब बढ़े, उसके अंतर्गत ये किया गया है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है और आप ये भी बताइए कि क्यों नहीं है, वाई। रीजन भी बताइए, सब लोग कमेंट में एक्सप्लेन करिए। शिशु शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? खेल विधि, कहानी विधि, अनुकरण विधि, तीनों उपयुक्त है, अन्वेषण उपयुक्त नहीं है। क्यों? इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उसके अंदर अमूर्त सोच नहीं आती है, अमूर्त सोच नहीं रहती है। अमूर्त मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये छोटे बच्चे के अंदर नहीं रहती है। और क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं रहती है, तो उसको अगर आप कुछ विजुअलाइज करके पढ़ाइएगा, उसको अगर कुछ विजुअलाइजेशन करके पढ़ाइएगा तो वह नहीं समझ पाएगा। तो अन्वेषण विधि का यही उपयोगिता नहीं है कि हम उसमें शिशु शिक्षण में उसको पार्टिसिपेट कराएं। खेल कहानी अनुकरण तो बच्चा खुद करता है, खेल खेल करना उसको मजा आता है, कहानी भी बच्चे को बचपन से ही सुनाते हैं। लेकिन अन्वेषण एक उचित समय के बाद जब बच्चा चिंतन करने लगे, लॉजिक को समझने लगे, तर्क वितर्क को समझने लगे, उसके बाद से हम बच्चों में अन्वेषण करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग। एवरीबॉडी रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली।
सब लोग आंसर देंगे कि डैश के अनुसार मॉडल नए व्यवहार को अर्जित करने, शैक्षिक संस्था में व्यवहार परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह अधिगम के किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? तो देखिए, पहली बात जहां पर भी, अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन वर्ड के क्वेश्चन कारण ये क्वेश्चन हो गया है बहुत वीवीआईपी क्वेश्चन। क्योंकि पहली बात तो मॉडल है, ये मॉडलिंग वाली चीजें जो है ना, ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत में आता है, जो कि बंडुरा के द्वारा दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन की सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है आपको? क्वेश्चन में कहीं पर भी समाज द्वारा सीखना, सोसाइटी इत्यादि वर्ड दिया ही नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई इट्स अ वीवीआईपी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन दिया रहता समाज के मॉडलों से, समाज के ये से मॉडलिंग करके सीखता है, तो सामाजिक अधिगम। लेकिन यहाँ पे क्या है? व्यवहार को अर्जित करने के लिए, शैक्षिक संस्था में व्यवहार परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये लिखने का तरीका इतना इसका स्मार्ट है कि अधिगम, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को ही, मॉडल को ही ये अलग तरीके से पूछा है। तो आपका यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सामाजिक अधिगम ही था, लेकिन मॉडलिंग के वजह से ये जो है आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पर वो स्मार्टली खेल गया उसको। सब लोग आंसर करेंगे। शिक्षार्थियों द्वारा अलग अलग अधिगम शैली का प्रयोग करने का क्या कारण हो सकता है? बहुत बढ़िया तरीका है। आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आपको याद है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हर बच्चा, जैसे कोई एक, याद होगा आप जिसको इसको याद है कमेंट में बताइएगा। एक बच्चा है जो घर में खेलना चाहता है, एक बच्चा है जो बाहर में खेलना चाहता है। तो दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों एक अच्छा है, एक बुरा है, एक इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट? नहीं, दोनों का विचार अलग अलग है, दोनों की रुचि अलग अलग है। सिंपल सी बात है, इसमें हम किसी को अच्छा है किसी को बुरा नहीं बोल सकते। तो उसी तरीके से यहां पर है, अलग अलग अधिगम शैली क्यों प्रयोग कर रहा है? बच्चे का पालन पोषण, अगर ये सही होगा तो आपके कहने का मतलब ये है कि माँ बाप दो बच्चे को तो पालते पोसते एक जैसे हैं, लेकिन फिर दोनों का अधिगम शैली अलग क्यों रहता है? तो पालन पोषण जिम्मेदार चीज नहीं है। परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति जिसकी खराब रहती है, तो सारा बच्चा खराब ही होता है या अच्छा ही होता है? नहीं। शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली वैचारिक विधियां, सी इज द बेस्ट आंसर। द कंसेप्चुअल मेथड दैट इज एडॉप्टेड बाय द लर्नर्स। जो बच्चा जिस मेथड को एडॉप्ट किया है, वो पार्टिकुलर जो चीज है वो महत्वपूर्ण है, और वहीं से अधिगम शैली के प्रयोग का यही कारण हो सकता है कि अपनाई जाने वाली जो वैचारिक विधियां हैं, वो मेनली आपको बच्चों में, आपको समझ में आना चाहिए कि इसी से बच्चे अलग अलग अधिगम शैली का प्रयोग करते हैं। सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना तरीका है। किसी को ऐसे में मजा आता है, किसी को वैसे में मजा आता है। तो इसमें हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, यह जन्मजात प्रकृति है, इसमें वासनाएं और दमित इच्छाएं होती है। फ्रायड पर हम लोगों ने लगातार डिस्कशन किए हैं, आपको भी पता है कि ये फ्रायड का है, पता नहीं क्वेश्चन में हाँ लिखा हुआ है, फ्रायड का नाम भी लिखा हुआ, नहीं भी रहता तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिगमंड फ्रायड का ही है। जन्मजात प्रकृति है, इसमें वासनाएं और दमित इच्छाएं होती है, तत्काल सुख व संतुष्टि पाना चाहता है, यह पूर्णतः अचेतन मन में कार्य करता है, यह पार्श्विकता का प्रतीक है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष 3 अवस्थाओं द्वारा निर्मित होता है। यह फ्रायड द्वारा बताया जाने वाला कौन सा पक्ष? सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि हर लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। इदम, इदम सबसे छोटी अवस्था है, ये सबसे फर्स्ट अवस्था है। फर्स्ट मतलब अभी बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, भैया हम अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। इसके बाद आता, ये पहला था, इसके बाद आता है दूसरा अहम में, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, ये बीच वाली। तीसरा है परम अहम, मैं भूखा रह जाऊं कोई बात नहीं, दुनिया खुश रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये हो गया आपका परम अहम। तो यहां पर क्या है, अपनी वासनाएं, अपनी दमित इच्छाएं पूरा करना, अपनी सुख और संतुष्टि की बात, ये सब आपको इदम में होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए सब लोग। आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन समझते हैं, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। उसके बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए। आंशिक पुनर्बलन के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, कम प्रभावी होता है? देखिए, दिस इज अगेन वीवीआईपी क्वेश्चन। क्यों वीवीआईपी क्वेश्चन? आप बोलते होंगे कि यार सतत पुनर्बलन कितना अच्छा होगा, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, नक्को रे, बहुत डेंजरस चीज है सतत पुनर्बलन। जीवन में किसी चीज को लेकर आप हमेशा मोटिवेटेड ही रहें। सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन एग्जांपल दूंगा तो पता चलेगा, अरे सर कितना बड़ा अन्याय हो। जैसे कि भूख एक पुनर्बलन है, अब उसके लिए आपको आंशिक ने सतत मान लीजिए पुनर्बलन हो रहा है। सतत कैसे? खाना खा लिया, पेट भर गया, फिर भी खा रहे, फिर भी खा रहे, नहीं खाना है खाना है खाना है, मुझे चाहिए आ जाती खाना है, खाते जा रहे खाते जा रहे, 2 दिन में आपका पेट फट जाएगा, खत्म। तो आंशिक पुनर्बलन ही बेस्ट होता है, क्योंकि आपको जो भी पुनर्बलन हो रहा है, जो भी रीइंफोर्समेंट हो रहा है, वो जिस समय पर जरूरी है तभी हो। क्योंकि
पहली बात तो वो सतत पुनर्बलन का एकदम हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट ट्रूथ। अगर आप करते भी हैं तो भी वो गलत है। जिस समय पर पढ़ाई कर रहे हैं तभी पढ़ाई के लिए पुनर्बलन, अब क्या 24 घंटा पढ़ाई के लिए ही पुनर्बलन रहेगा? नहीं, खाना खा रहे हैं खाने के लिए, सो रहे हैं सोने के लिए, जो काम कर रहे हैं उसके लिए पुनर्बलन। तो सतत पुनर्बलन किसी चीज का नहीं होता है, पार्शियल पुनर्बलन ही होता है। ठीक है, तो आपका यहां पर ये करेक्ट आंसर होता है ए। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी कौन सा हुआ? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा आंशिक पुनर्बलन ज्यादा प्रभावी हुआ। तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोग और अनुपयोग का नियम किसे कहते हैं? देखिए, 3 मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के। क्या क्या है? तत्परता, प्रभाव और अभ्यास, यही 3 है। यही 3 नियम है थॉर्नडाइक के। तो ये जो 3 नियम है, इसके अंदर जो अभ्यास है, इसमें ही आपको आता है उपयोग अनुपयोग। कैसे, मैं वो भी बताता हूं। अभ्यास का नियम क्या कहता है, पहले तो आप ये बताइए। तत्परता का नियम कहता है कि आप जो मतलब क्या कहते हैं, जिस काम के लिए तत्पर रहते हैं वो काम अच्छा होता है, या जो अच्छा लगता है उसके लिए आप तत्पर रहते हैं, सिंपल। प्रभाव कहता है कि किसी का प्रभाव अच्छा हुआ तो आप करते हैं, नहीं प्रभाव अच्छा हुआ तो नहीं करते हैं। अभ्यास क्या बोलता है? किसी चीज पर अगर आप मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वह चीज आप जल्दी सीख जाते हैं। तो उसमें किसी का आप उपयोग कब करते हैं? जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसका उपयोग हुआ। आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते, तो उसका अनुपयोग हो गया। तो ये इसलिए इसके 2 पार्ट है। अभ्यास का 2 पक्ष होगा, या तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो उपयोग हो गया, नहीं करेंगे तो अनुपयोग हो गया। उसी के अंदर आपको ये रखा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। ध्यान से देखेंगे एवरीबॉडी। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? पूर्व बाल्यावस्था केयर एंड एजुकेशन के लिए पाठ्यक्रम एनसीईटी द्वारा तैयार होगा। इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा 6 से 9 वर्ष के लिए। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। उपरोक्त कथन किस शिक्षण के आधार द्वारा दिया गया है? अगर आपको पता होगा तो दिस इज द लेटेस्ट एजुकेशन, जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनईपी 2020, जिसको अब लागू किया जा रहा है। मैं आपको रिसेंटली बात बता रहा हूं, कल ही हमको किसी ने बताया कि अब जब वो स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो इसी पैटर्न पे एडमिशन हो रहा है, नहीं तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप चाह रहे कि अपने बच्चे को जल्दी आप स्कूल में भेज दें, वो नहीं हो सकता है।
जिस क्लास में बोला गया है, जिस उम्र के हिसाब से, वो उम्र के हिसाब से उसी क्लास में रखा जाएगा और इसी फाउंडेशन पे चलेगा। राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा क्लास है वो आपको पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस की होगी। लगातार क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन के भाव को भी समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के पूछने के तरीके को समझना जरूरी है, क्योंकि सेम क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा, लेकिन हमको उस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।